जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे अब तक की बड़ी खबर की। देश में कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का काम जारी है। वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता गौरव पांदी द्वारा एक दावा किया गया है। गौरव का कहना है कि कोवैक्सीन को बनाने के लिए गाय के बछड़े के सीरम का उपयोग किया जा रहा है। यह दावा उन्होंने एक आरटीआई में मिले जवाब के आधार पर किया है। विपक्षी दलों की ओर से तीखे सवाल उठाए जाने पर भारत बायोटेक ने अपनी सफाई में कहा है कि सेल्स विकसित करने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कोवैक्सीन के फाइनल फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस बयान के बाद कोवैक्सीन को लेकर बहस तेज हो गई है और भारत बायोटेक को भी अपनी सफाई देनी पड़ी है। कांग्रेस के गौरव पांदी का कहना है कि 20 दिन से कम उम्र वाले गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल कोवैक्सीन में किया जाता है। अगर ऐसा है तो सरकार के द्वारा पहले इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। गौरव पांदी द्वारा ट्वीट किया गया है कि एक आरटीआई के जवाब में मोदी सरकार ने माना है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है। इसमें 20 दिन से कम उम्र वाले बछड़े को मारकर उसका इस्तेमाल होता है। ये जघन्य अपराध है। यह जानकारी पहले ही सबके सामने आनी चाहिए। गौरव पांदी द्वारा इस मामले पर अन्य कई ट्वीट किए गए हैं और कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। जो आरटीआई साझा की गई है उसमें जानकारी दी गई है कि कंपनी द्वारा दिए गए डेटा के मुताबिक गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल वीरो सेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर लगातार कोवैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। तमाम सवालों के बीच भारत बायोटेक द्वारा सफाई जारी की गई है। भारत बायोटेक का कहना है कि वायरल टीकों के निर्माण के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन SARS-CoV-2 वायरस की ग्रोथ या फाइनल फार्मूला में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। भारत बायोटेक का कहना है कि कोवैक्सीन पूरी तरह से शुद्ध वैक्सीन है, जिसे सभी अशुद्धियों को हटाकर तैयार किया गया है। बछड़ों के सीरम का इस्तेमाल वैक्सीन के निर्माण के लिए कई दशकों से दुनिया भर में किया जाता है। पिछले करीब 9 महीनों से इसके बारे में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी जा चुकी है। सोशल मीडिया पर किए गए दावे के बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके इस दावे को गलत ठहराया है और कहा है कि कोवैक्सीन के फाइनल प्रोडक्ट में बछड़े का सीरम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना की गई है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके लिखा है कि जो लोग वैज्ञानिक रिसर्च के दावों की बात करते हैं वो अब कोवैक्सीन को लेकर इस तरह के दावे पोस्ट कर रहे हैं। कृपया वैक्सीन के खिलाफ इस तरह की बातें फैलाना बंद करें। गौरतलब है कि वैक्सीन को लेकर अब तक कई तरह के भ्रम फैले हैं। ग्रामीण इलाकों में इन्हीं भ्रम के कारण बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने से बच रहे हैं, जो कि टीकाकरण अभियान में रुकावट पैदा कर रहा है। कोरोना वैक्सीन में बछड़े के खून के विवाद पर भारतीय जनता पार्टी भड़क गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कोवैक्सीन पर भ्रम फैलाकर कांग्रेस ने बड़ा पाप किया है। मैं कांग्रेस नेताओं को खासकर सोनिया, प्रियंका और राहुल से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी वैक्सीन ली है या नहीं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पहली डोज ली, लेकिन अब वे दूसरी डोज क्यों नहीं ले रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस आईटी सेल टीम के सदस्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर गौ हत्या और बछड़े के खून के शब्द का इस्तेमाल किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि कोवैक्सीन में बछड़े के खून का सीरम नहीं है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि इस मामले में सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। वीरो सेल के संवर्धन के लिए अतीत में कई टीकों में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी देश के वैक्सीन अभियान को पटरी से उतारना चाहती है। यह पार्टी वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट पैदा करने और इस अभियान को पटरी से उतारने में लगी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हमेशा टीकाकरण की रफ्तार को कम करने और वैक्सीन की बर्बादी को बढ़ावा दिया है। छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में क्या हुआ? मैं कांग्रेस नेताओं, खासकर सोनिया, प्रियंका और राहुल से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी वैक्सीन ली है या नहीं। इस गंभीर विषय पर हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। योगी आदित्यनाथ ने कर दी है भगवान राम और हिंदुओं को बदनाम करने वालों की ठुकाई। जी हां, यूपी के गाजियाबाद स्थित लोनी इलाके में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि यह मामला 2 परिवारों की रंजिश से जुड़ा है। अब मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में गाजियाबाद पुलिस ने सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के अलावा 8 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इन सभी पर ट्विटर के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है। योगी सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप लगाया है कि उन्होंने झूठे दावे के साथ शेयर होती वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि आमतौर पर ट्विटर भ्रामक खबरों को मैनिपुलेटेड मीडिया कहता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। इस पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था और सरकार पर कई सवाल खड़े किए, तो वही सीएम योगी ने उन पर प्रदेश को बदनाम करने का आरोप लगाया है।
गाजियाबाद पुलिस ने बताया है कि ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों में कुछ पत्रकार भी शामिल हैं। इन सभी पर बुजुर्ग की पिटाई से संबंधित वीडियो को सांप्रदायिक रंग देकर वायरल करने का आरोप है। ट्विटर पर यह आरोप है कि पुलिस द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद भी इस वीडियो को नहीं हटाया गया। इन सभी पर धारा 153 यानी कि दंगा भड़काने, धारा 153A 2 संप्रदायों के बीच वैमनस्य फैलाने, धारा 295A धार्मिक भावनाएं भड़काने और 120B यानी कि आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गाजियाबाद के लोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में आरोपियों के नाम हैं मिस्टर मोहम्मद जुबैर, राणा अयूब, दवायर, सलमान निजामी, मकसूर उस्मानी, समा मोहम्मद, सबा नकी, ट्विटर INC और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एफआईआर में साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त लोगों ने बिना मामले की सच्चाई जाने पीड़ित अब्दुल समद की पिटाई और उसके साथ हो रहे अभद्र व्यवहार की वीडियो के जरिए मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि इनके ट्विटर हैंडल से जो प्रसारित किया गया वो किसी व्यक्ति विशेष की राय मात्र नहीं थी, बल्कि वो किसी स्पष्ट मंशा के तहत प्रसारित किए गए जो कि एक बड़े आपराधिक षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आपको भी यह लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को मोदी जी की जगह देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए ताकि देश को और हिंदुओं को बचाया जा सके, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ब्रिटेन में कोरोना से हड़कंप, विपक्ष का आरोप बोरिस जॉनसन द्वारा भारत को देरी से लाल सूची में डालने से बड़ा डेल्टा स्वरूप। जी, ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी ने मंगलवार को वायरस के डेल्टा स्वरूप के मामलों में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा भारत से यात्रियों के आने पर रोक के फैसले को देरी से लागू करने को जिम्मेदार ठहराया है। वायरस का यह स्वरूप सबसे पहले भारत में सामने आया था और मामलों में बढ़ोतरी की वजह से ब्रिटेन में लॉकडाउन को 4 और हफ्तों के लिए 19 जुलाई तक बढ़ाना पड़ा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना के साथ साथ भारत ने मई के महीने में चक्रवात यास और तौकते नाम की 2 प्राकृतिक आपदाएं भी झेली। तटीय क्षेत्रों में इन दोनों तूफानों ने काफी कहर बरपाया, लेकिन इसके प्रभाव की वजह से मैदानी इलाके भी अछूते नहीं रह पाए। असमय बारिश के चलते सब्जी और फल किसानों की फसलें खेतों में खड़ी खड़ी डूब गई। ऐसे में उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। साइक्लोन तौकते ने गुजरात के सौराष्ट्र के जिलों में काफी नुकसान पहुंचाया है। यह राजकोट जिले में मूंगफली और बाजरे की खेती प्रमुख रूप से होती है। इस बार की फसल हर बार से बेहतर हुई थी। ऐसे में यहाँ के किसानों की आंखों में चमक थी कि इस बार वे ठीक ठाक मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन बारिश में उनकी पूरी की पूरी मूंगफली की फसल डूब गई। इलाके में उनके अलावा कई और किसान हैं जिन पर प्रकृति की सख्त मार पड़ी है। सौराष्ट्र में केसर आम की ठीक ठाक खेती होती है। सौराष्ट्र के सोमनाथ में 90% किसान इसी पर निर्भर हैं। उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। एक आम के पेड़ की तकरीबन 6 से लेकर 7 साल तक देखभाल करनी पड़ती है। उसके बाद ही इसमें फल आते हैं, लेकिन साइक्लोन की वजह से कई हजार पेड़ गिर गए हैं। पहले जो आम 800 रुपए में 20 किलो था, उन्हें मात्र 120 रुपए में बेचना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।